अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इरशाद सैन एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद इरशाद समझ यूट्यूब चैनल्स। स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में 8th क्लास की इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 ऑन द ओशन की ट्रांसलेशन, मीनिंग और रीडिंग को सीखा था। और साथ ही हमने इस पोइम का जो पोइट है उसका थोड़ा सा तारुफ भी हमने सीखा था, इंट्रो उसका हमने सीख लिया था। और इस पोइम के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ये पोइम्स कहाँ से ली गई है और इसके जो स्टैंजाज हैं कितने हैं और ये क्यों लिखी गई थी या इसकी स्टोरी क्या थी। तो आज हम इसी पोइम के बाकी जो एक्सरसाइज रहती है या पोइम के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं या एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आए हैं, आज हम इनको देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है रीडिंग के दरमियान, रीडिंग के दौरान, वो था ये वाला क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉपर स्काई, कि कॉपर स्काई से आप क्या मतलब लेते हैं। तो कॉपर स्काई से हम मतलब ये लेते हैं कि जो सन था वो बहुत ही सुर्ख था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इसीलिए हमने कॉपर स्काई लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए हम जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे कॉपर sky means a clear and bright sky without clouds। बादलों के बगैर वाला जो सन था, आसमान था, उसको हमने बोला था। तो इधर स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। आप देखें, कॉपर स्काई मीन्स अ क्लियर एंड ब्राइट स्काई विदाउट क्लाउड्स, के बादलों के बगैर जो साफ़ सुथरा आसमान था उसको हमने कॉपर स्काई का नाम दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके सामने है, ये वाला क्वेश्चन है, हाउ डज़ द पोइट डिस्क्राइब मोशनलेस। मोशनलेस को जो पोइट है वो कैसे डिस्क्राइब करता है। जो साकिन होने को या जो गैर मुतहरक चीज़ हो उसको मोशनलेस कहा जाता है। तो उसको वो इस तरह बयान करता है कि जो पोइट है वो कहता है कि समंदर ऐसे मोशनलेस था जैसे एक तस्वीर में बनाया गया जो है बहरी जहाज़ हो, जब तस्वीर में बनाया गया समंदर हो, उसकी तरह मोशनलेस था। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, The poet describes the motionlessness on the ocean by comparing it with a picture of a ship on the ocean। और ओशन की जगह आप सी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है रीडिंग के दौरान जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है ये वाला, वाई देयर इज़ नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए क्यों एक कतरा भी नहीं था पानी का। क्योंकि जो समंदर का पानी होता है वो साल्टी होता है, इसीलिए वो पीने के काबिल नहीं होता। तो इसका हम आंसर कुछ इस तरह लिखेंगे, there is not a single drop of water to drink because the water of the ocean is salty। क्योंकि जो समंदर का पानी होता है वो साल्टी होता है, नमकीन होता है, इसीलिए वो पीने के काबिल नहीं होता। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे इसकी ग्लॉसरी आती है। ग्लॉसरी, अब ग्लॉसरी के अंदर जो कॉपर स्काई है इसका मतलब क्या बनता था, तांबे की तरह जो आसमान था। द स्काई वाज लाइक आ शीट ऑफ कॉपर, के जो आसमान था वो कॉपर की शीट की तरह था, यानी बहुत ज़्यादा साफ़ मौसम होने की वजह से तेज़ सूरज था। ब्लडी, खून की तरह, सुर्ख, लाइक ब्लड इन कलर, कलर की बात हो रही है, यानी सूरज इतना सुर्ख था जैसे खून हो। उसके बाद है स्टक, नार ब्रीथ नार मोशन, मुंजमद हो जाना, ना सांस लेना ना हरकत करना। इंडिकेट्स दैट एवरीथिंग वाज मोशनलेस इवन द ओशन, ये इशारा करता है कि हर चीज़ मोशनलेस थी, साकिन थी, बग़ैर हरकत के थी, हत्ता कि जो समंदर था वो भी मोशनलेस था।
एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन। तो ऐसे साकन जैसे एक तस्वीर में बनाया गया बैरी जहाज़ समंदर ये हो। एज मोशनलेस एंड स्टिल एज द शिप एंड द ओशन इन अ पेंटिंग, जैसे एक तस्वीर में बनाया गया समंदर और वो शिप होता है। उसके बाद एक्टिविटीज़, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मंदरजा झैल सवालात के जवाब दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। पोइम का मेन आइडिया लिखना है हमने, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे एक्टिविटीज़, क्योंकि अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है तो हम इसको एक्सरसाइज के लिए रेडी करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि इसका हमने पहले क्वेश्चन में मेन आइडिया इसका लिखना है पोएम का। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट द सी जर्नी is full of troubles and hardships. There is nothing to guide us. The travelers are at the mercy of sea. It is very hot, but no one can drink the salty water of the sea. बस इसका जो मेन आइडिया था वो ये था कि जो समंदर का सफ़र था वो बहुत मुसीबतों वाला और सख्तियों वाला था और कोई भी उनकी रहनुमाई करने वाला बान नहीं था, और जो मुसाफिर थे वो समंदर के रहमो करम पर थे और बहुत गर्म दिन था और पीने के लिए एक कतरा भी पानी का नहीं था, क्योंकि जो समंदर का पानी था वो साल्टी था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है डिफ़ाइन द ब्लडी सन। ब्लडी सन को डिफ़ाइन करना है। तो ये क्या था? ब्लडी सन का मतलब ये था कि जो सूरज था वो खून की तरह था, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इसको हमने डिफ़ाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लडी सन मीन्स द सन इज़ टू हॉट, इट looks red like a flame of fire. ब्लडी सन का मतलब ये था कि वो बहुत गर्म था और वो आग के शोले की तरह दिखाई देता था। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है वे एवरीथिंग वाज स्टक। हर चीज़ क्यों मोशनलेस थी, हर चीज़ क्यों मुंजमद थी। तो इसको हम आंसर करते हैं। एवरीथिंग वाज स्टक बिकॉज द वेदर इज़ टू हॉट एंड द विंड इज़ नॉट ब्लोइंग। मौसम बहुत गर्म था और हवा नहीं चल रही थी। एवरी थिंग वाज स्टक बिकॉज द weather is too hot and the wind is not blowing। बस इतना सा आंसर इसका काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेंटेड ओशंस। तस्वीर वाले समंदर से आप क्या मुराद लेते हैं, इसका क्या मतलब लेते हैं? इससे हम ये मुराद लेते हैं कि हर चीज़ वहाँ पे मोशनलेस थी, कोई भी चीज़ हरकत नहीं कर रही थी, तो हमने इसको तशबीह दे दी है। तो इसका आंसर हम करेंगे
द पेंटेड ओशन, इसको आप इन्वर्टेड कामाज में कर दें तो सही रहेगा, क्योंकि हम इसका मतलब निकाल रहे हैं। पेंटेड ओशन here means that everything is motionless। बस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है एक्सप्लेन द लास्ट स्टैंजा इन योर ओन वर्ड्स। आखिरी स्टैंजा को अपने ही अल्फाज में आपने बयान करना है। अब लास्ट स्टैंजा को देखते हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ड्रॉप टू ड्रिंक। हर जगह पानी पानी था और तमाम तख्ते सुकड़ गए थे। हर जगह पानी था और पीने के लिए एक कतरा भी नहीं था। तो इसको हम अपने अल्फाज में डिफ़ाइन करते हैं। In the last stanza, the poet says that there is water everywhere, where all the boards would shrink in the hot water of the sea. Besides the water of the sea is salty and undrinkable। बस इसका आंसर है। आखिरी स्टैंजा में जो पोइट है वो कहता है कि हर जगह पानी ही पानी है, लेकिन तमाम तख्ते जो हैं वो सुकड़ गए हैं, क्योंकि जो पानी है समंदर का वो गर्म है और पानी के साथ जो वो समंदर का पानी है वो साल्टी है, नमकीन है, पीने के काबिल नहीं है। तो ये रीज़न थी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है अंडरलाइन द वर्ड्स इन द पोइम विच राइम दीज विद दीज। अब हम आवाज़ जो है उनको आपने अंडरलाइन करना है। तो ड्रिंक का आप लिख सकते हैं श्रिंक, पोइम के अंदर मौजूद है। और उसके बाद जो ओशन है, ओशन का आप मोशन लिख सकते हैं और मून का आप नून लिख सकते हैं। ये सारे लफ्ज़, सभी लफ्ज़ पोइम के अंदर इस्तेमाल हो गए हैं। उसके बाद है कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वर्ड्स विद द सेम साउंड। इन्हीं साउंड के साथ आप कोई और लफ्ज़ भी सोच सकते हैं। जी हाँ, सोच सकते हैं, क्यों नहीं सोच सकते। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे हम इन वर्ड्स को लिख लेते हैं। जैसे राइट से हम साइट बना देते हैं। इसी तरह हार्ट से हम पॉट बना देते हैं। मुख्तलिफ बन सकते हैं, बस इतने हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं प्रीफिक्स ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो किसी लफ्ज़ से पहले लगाए जाते हैं, क्योंकि जो प्री है, प्री का मतलब होता है पहले, जिसको आप उर्दू में साबका बोलते हैं, साबके। तो ये साबके हैं, किसी भी लफ्ज़ से पहले किसी लफ्ज़ का इजाफ़ा करके उसकी मीनिंग को चेंज कर देना, वो प्रीफिक्स होता है। द प्रीफिक्स डिस मीन्स नॉट, यानी किसी लफ्ज़ से पहले अगर हम लफ्ज़ डिस लगा दें तो उसका मतलब नॉट हो जाता है, निगेट कर देता है उसको। एंड द प्रीफिक्स इंटर मीन्स बिटवीन, और इंटर का मतलब होता है किसी चीज़ के दरमियान आ जाना। एमंग और बिटवीन, ये दोनों होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेट से उसने डिस लगाया, डिस इंटीग्रेट यानी नॉट कर दिया है। नेशनल्स इंटरनेशनल बना दिया है। तो अब हम इनके जो है
ऐड प्रीफिक्सेस टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू चेंज देयर मीनिंग्स, इनके मीनिंग को चेंज करने के लिए हम बनाते हैं। और इंटरेस्ट के पीछे हम डिस लगाएंगे, डिस इंटरेस्ट। लाइक के पीछे हम डिस लगाएंगे, डिसलाइक बनेगा लॉयल, पीछे हम डिस लगाएंगे डिसलॉयल। जॉइंट के पीछे हम डिस लगाएंगे डिस जॉइंट। फिगर, इसके पीछे डिस लगाएंगे डिस फिगर। इसी तरह सिटी, इसके पीछे इंटर लगाएंगे इंटर सिटी। कनेक्ट, इंटर कनेक्ट। प्ले, इंटर प्ले। एक्ट, इंटर एक्ट। लिंक, इंटर लिंक। तो ये हो गया। उसके बाद है यूज़ द न्यू वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस, जो नए लफ्ज़ आपने बनाए हैं इनको अपने ही फ़िक्रात में आपने इस्तेमाल करना है। तो हम कर लेते हैं। हम चलते हैं अपने नए लफ्ज़ों को। पहला है इंटरेस्ट, तो डिस लगा, डिस इंटरेस्ट बनेगा। डिस इंटरेस्ट को हम फिर सेंटेंसेस में चेंज करते हैं। डिस ट्रस्ट, I am disinterested. I am disinterested in your plan. और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है लाइक, तो हम लाइक को करेंगे, लाइक का डिसलाइक बनाएंगे। शी डिसलाइक माई हॉबी, डिसलाइक, शी डिसलाइक माई हॉबी। शी डिसलाइक्स माई हॉबी। उसके बाद लॉयल है, तो लॉयल का हम बनाएंगे, किसी का नाम लिखकर आगे इज़ लॉयल एट यू, डिसलॉयल। अहमद इज़ डिसलॉयल एट यू, डिसलॉयल। अहमद इज़ डिसलॉयल एट यू। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वर्ड था जॉइंट, डिसजॉइंट बनाएंगे। इसका हम डिसजॉइंट, वन ऑफ द लेग्स ऑफ दिस चेयर इज डिसजॉइंट। और नेक्स्ट जो है वो है फिगर, डिसफिगर। इसको हम बनाएंगे डिसफिगर। इसका हम बनाएंगे माई बाईसाइकिल was disfigured after the accident। ये सारे हमने बना लिए हैं डिस वाले, डिस से हमने बनाए हैं। और अब हम बना रहे हैं इंटर से। इंटर, जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है सिटी, इंटर सिटी। हम बनाएंगे इंटर सिटी। इंटर सिटी का हम बनाते हैं द इंटर सिटी ट्रैफिकिंग ऑफ व्हीट इज बैंड। और नेक्स्ट वर्ड को हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कनेक्ट, तो ये बनाएंगे हम इंटर कनेक्ट। इंटर कनेक्ट का दीज कंप्यूटर्स आर इंटर कनेक्टेड। और उसके बाद नेक्स्ट को हम देखते हैं वो है प्ले, इंटर प्ले हम बनाएंगे इंटर प्ले का हम बना देते हैं दी पुलिस एंड आर्मी इंटर प्लेड a good role to control
to control crimes in Karachi। नेक्स्ट को हम देखते हैं। नेक्स्ट है एक्ट, इंटरैक्ट आएगा। Teachers have a limited amount of time to interconnect with each student. Interact. Teachers have a limited amount of time to interact with each student। उसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं लिंक, इंटरलिंक। इसका हम बनाएंगे he's getting good job and marriage are interlinked। he's getting a good job and marriage are interlinked। उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये हमने सेंटेंस बना लिए। उसके बाद आगे है सिमिली। सिमिली पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि फिगर ऑफ स्पीच के नाम से मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे एक वीडियो आपको मिलेगी फिगर ऑफ स्पीच की। उसके अंदर सिमिली, मेटाफर और बाकी भी फिगर ऑफ स्पीच मैंने डिस्कस किए हैं तफसील के साथ। उनको आपने लाजमी देखना है। इधर हम बस थोड़ा बहुत देख लेते हैं। A simile compares two things using like or as। For example, simile दो चीज़ों को आपस में मवाजना कराने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसको उर्दू में हम तशबीह कहते हैं। और like और as का हम इस्तेमाल करते हैं। एक बात का ख्याल रखें, like हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब वर्ब इस्तेमाल हो, और as हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब एडजेक्टिव इस्तेमाल हो। He is as brave as a lion। वो शेर की तरह बहादुर है। He fought like a lion। वो शेर की तरह लड़ा। अब देखें फॉट, इसके अंदर जो है ये वर्ब है। वर्ब में हम सिमिली के लिए लाइक इस्तेमाल करते हैं, और जो एडजेक्टिव हो उसमें हम एज का इस्तेमाल करते हैं। अब ब्रेव ये एक एडजेक्टिव है। बस इतना याद रखना है कि एडजेक्टिव के लिए आप एज इस्तेमाल करेंगे और वर्ब के लिए लाइक इस्तेमाल करेंगे। तो आगे हम देखते हैं। वी सी एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली इन द पोएम as idle as painted sheep। अब देखें इधर सिमिली इस्तेमाल की गई है। मेक योर ओन सिमिली विद द गिवन वर्ड। अब दिए गए लफ्ज़ों से आपने सिमिली बनानी है। तो पहला लफ्ज़ जो है वो है हॉट। हॉट एज सन बना सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आइडल। आइडल को आप बनाएंगे एज idle as painted sheep upon a painted ocean। उसके बाद right as right hand ये बनाएंगे। उसके बाद beautiful है, तो beautiful को आप बनाएंगे as beautiful as rose। उसके बाद big है as big as rock। उसके बाद soft as gross। तो ये बन गए। उसके बाद आगे हम देखते हैं ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। नादिया, ओरल कम्युनिकेशन ज़बानी कलाम की महारतें होती हैं। नादिया क्या बोलती है? वी शुड गो फॉर अ पिकनिक, हमें एक पिकनिक के लिए जाना चाहिए। शाजिया, यस वी शुड गो, जी हाँ हमें जाना चाहिए। लेबा, दिस इज़ एन एक्सीलेंट आइडिया बट द होल क्लास शुड डिसाइड द पिकनिक पॉइंट फर्स्ट। ये बहुत अच्छा ख्याल है, अच्छा आइडिया है, पूरी क्लास को जाने से पहले एक पिकनिक पॉइंट डिसाइड करना चाहिए, फ़ैसला करना चाहिए। निदा, यस द होल क्लास शुड बी इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन, इस फैसले में पूरी क्लास को शामिल होना चाहिए। फ़खरा, डियर क्लास फेलोज़, प्यारी क्लास फेलो, वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहती हैं? द होल क्लास एग्रीज टू गो टू बीच टू सी द ओशंस, सैल समंदर को देखने के लिए पूरी क्लास मुत्तफिक हो जाती है। नादिया, वेल अच्छा है। द बीच इज़ अ वेरी गुड प्लेस, सैल समंदर
अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। वी शैल रिक्वेस्ट आवर टीचर्स अबाउट आवर पिकनिक ट्रिप। हमें अपने पिकनिक ट्रिप के लिए अपनी टीचर्स को दरख्वास्त करनी चाहिए। द होल क्लास चीज़ अप, पूरी क्लास खुशी से नारा लगाती है। नेक्स्ट है राइट अ समरी ऑफ द पोइम ऑन द ओशन। ऑन द ओशन की आपने समरी लिखनी है, तो हम इसकी समरी को टाइप कर लेते हैं। समरी ऑन द ओशन। समरी का नाम है ऑन द ओशन। तो इसको हम the poem on the ocean is about an old sailor who narrates his long story about a voyage in which his entire crew was killed। पीछे स्पेलिंग अबाउट के गलत हो गए हैं, तो उसके बाद इन दीज स्टैंजाज द नरेटर explains the hardships and dangers that they faced during the sea voyage. It is a very hot day. The sun is blazing and there is no wind. The narrator with his crew is stuck on the ocean. They are surrounded by water. टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। They are surrounded by water। उसके बाद they are feeling thirsty। They are feeling thirsty but they cannot drink the salty water of ocean। बस इतना सा काफ़ी है। द पोएम ऑन द ओशन इज़ about an old sailor who narrates his long story about a voyage in which his entire crew was killed। जो ऑन द ओशन पोइम है, इसके अंदर जो बूढ़ा मलाह है वो अपनी एक लॉन्ग स्टोरी बयान करता है जो समुद्री सफ़र के बारे में है। उसका जो पूरा ग्रुप था, गिरोह था, वो सारे मर जाते हैं। इन दिस स्टैंजास द नरेटर एक्सप्लेन्स द हार्डशिप्स एंड डेंजर्स दैट दे फेस ड्यूरिंग द सी वॉयज। वो तमाम मुश्किलात ख़तरात जिनका उन्होंने सामना किया था उनकी वजाहत करता है। और जो दिन था वो बहुत गर्म था और इसके अलावा कोई हवा नहीं थी। देयर वाज नो विंड। और नरेटर जो है अपने क्रू के साथ समंदर में स्टक हो जाता है। उसके बाद वो सारे पानी के घेरे में होते हैं और बहुत प्यासे होते हैं। पानी समंदर का साल्टी था, इसीलिए
वो उसको पी नहीं सकते थे। तो बस इतना सा इसका आप लिख लें तो ये काफ़ी होगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 50 to 60 वर्ड्स ऑन जर्नी बाई बस। जर्नी बाई बस के ज़रिए सफ़र के बारे में आपने 50 से 60 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ लिखना है। कीप इन माइंड द टॉपिक सेंटेंसेस एंड स्पोर्टिंग डिटेल्स इन अ पैराग्राफ। टॉपिक सेंटेंस और स्पोर्टिंग डिटेल्स को आपने जहन में रखना है। यू में टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन वोकेबलरी। इन वोकेबलरी को इस्तेमाल करते हुए आपने ये जो है पैसेज लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। बस स्टैंड का जिक्र करना है, ट्रैवलर्स, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, टिकट्स, हाकर्स, और हार्ट रेनी स्टामी विंडी डे, दिन कैसा था, प्लेजेंट, हॉरिबल फीलिंग, एट्सेट्रा। तो इसको भी हम लिखते हैं। तो हम इसको टाइप करते हैं जर्नी बाई बस। After my exams, I decided to spend some days with my uncle's family. They lived आगे आप किसी भी शहर का नाम लिख सकते हैं। They lived in a small village of, मैं सियालकोट का लिख देता हूँ। lived in सियालकोट। और उसके बाद I reached the bus stand. I got on the bus. There were a lot of travelers in the bus. The conductor was busy in giving tickets. उसके बाद I found a seat beside the window. I was looking out when a hawker entered the bus and started shouting. He was selling cakes. Soon the driver turned on the engine and our journey started. It was a windy day. The weather was very pleasant. The driver was driving the bus
very carefully as crossed। आगे किसी भी शहर का आप नाम लिख सकते हैं। मुरीद के a cow just appeared in the middle of the road. It was a horrible scene, but soon our driver applied brakes and thus saved us from an accident. उसके बाद the bus took us from Lahore to Sialkot within 3 hours. I felt a great joy in this journey. और इधर टुक के स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक के लिए माजरत। और यहाँ पे तो ये एक 50 to 60 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ हो गया है और इस पैराग्राफ के अंदर वो तमाम तर चीज़ें मेंशन हो चुकी हैं जो उसने कही थी। यानी इसमें बस स्टैंड आ गया, ट्रैवलर्स, ड्राइवर्स, कंडक्टर, टिकट्स, हॉकर्स, और जो दिन था वो कैसा था, प्लेजेंट, हॉरिबल फीलिंग्स, ये सारा कुछ आ गया है। उसके बाद आगे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और इसके अलावा आप ग्रामर के किसी भी टॉपिक को अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी इस चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में ग्रामर की तमाम तर वीडियो मौजूद हैं। अगर आपको किसी किस्म का कोई टॉपिक नहीं मिलता तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि पहले से मैंने तमाम टॉपिक्स की वीडियो बनाकर इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।